हेडलाइन। अमेरिका और ईरान के बीच आज जिनेवा में बड़ी वार्ता शुरू हुई और राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर होने वाले भीषण हमले को टालकर दुनिया भर में तेल के दाम गिरा दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दोपहर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सेना ईरान पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे भीषण हमला करने वाली थी, लेकिन आखिरी समय पर उन्होंने यह हमला रोक दिया। ट्रंप ने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे खाड़ी देशों ने उनसे हमला न करने की गुहार लगाई और ईरान की तरफ से भी बातचीत के संकेत मिले, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला किया। इसके तुरंत बाद स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच औपचारिक वार्ता शुरू हो गई है। इस वार्ता में हार्मुज जल मरुमध्य को फिर से खोलने, ईरान को परमाणु गतिविधियों से रोकने और दोनों देशों के बीच जब्त किए गए जहाजों को छुड़ाने जैसे मुद्दों पर बात हो रही है। इस खबर का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर तुरंत पड़ा और एशियाई बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें आज 5% से ज्यादा लुढ़क गईं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह वार्ता सफल रही तो पश्चिम एशिया में तनाव काफी कम हो सकता है, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो ट्रंप किसी भी समय फिर से हमले का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत अभी भी पारस की खाड़ी में तैनात हैं। हेडलाइन। ईरान ने हार्मुज जल मरुमध्य पर अपना सख्त रुख बरकरार रखा और साफ कहा कि युद्ध से पहले वाली स्थिति कभी वापस नहीं आ सकती है। जिस समय जिनेवा में वार्ता चल रही है, ठीक उसी समय ईरान की राजधानी तेहरान से एक कड़ा बयान आया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बाघई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि हार्मुज जल मरुमध्य की वह स्थिति कभी वापस नहीं आ सकती जो युद्ध से पहले थी। उन्होंने कहा कि ईरान ने पिछले कुछ महीनों में अपनी समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है और अब वह अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। बाघई ने यह भी बताया कि ईरान और ओमान के बीच हार्मुज में एक नए वैकल्पिक समुद्री मार्ग को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है और बहुत जल्द इस पर समझौता हो सकता है। इस बयान के साथ ही ईरानी क्रांतिकारी गार्ड्स ने आज दोपहर हार्मुज के निकट एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया, जिसमें मिसाइलें और तेज रफ्तार नौकाएं शामिल थीं। इसे वार्ता के दौरान ईरान की तरफ से एक स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि वह अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए बातचीत में ऊपरी हाथ बनाए रखना चाहता है। हेडलाइन। इजराइल को अमेरिकी हमला रद्द होने की सूचना राष्ट्रपति ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से मिली और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस पर गहरी नाराजगी जताई है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हैरान करने वाली खबर इजराइल से आई है। इजरायली टेलीविजन चैनल 12 ने आज शाम बड़ा खुलासा किया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री काट्ज को अमेरिकी हमले को रद्द करने की आधिकारिक सूचना किसी खुफिया चैनल या फोन कॉल से नहीं, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रुथ सोशल नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए एक पोस्ट के जरिए मिली। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि जब उन्होंने ट्रंप का पोस्ट पढ़ा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि अमेरिका ने उन्हें इस बारे में पहले से क्यों नहीं बताया। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि हमें पूरी तरह अंधेरे में रखा गया और ऐसा लगा जैसे हमारे सबसे बड़े सहयोगी ने हमें धोखा दे दिया हो। हालांकि नेतन्याहू ने तुरंत एक आपात बैठक बुलाई और फैसला किया कि अमेरिका के अगले कदमों पर नजर रखते हुए इजरायली वायुसेना को पूर्ण अलर्ट पर रखा जाएगा, क्योंकि ट्रंप के पलटकर फिर से हमले का आदेश देने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हेडलाइन। हार्मुज जल मरुमध्य के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास एक तेल टैंकर के करीब जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई और अमेरिकी युद्धपोत को मौके पर भेजा गया है। ब्रिटिश समुद्री व्यापार कार्यालय UKMTO ने आज शाम एक अहम चेतावनी जारी की है। उनके मुताबिक ओमान के साहिब बंदरगाह से लगभग 20 समुद्री मील की दूरी पर एक बड़े तेल टैंकर के काफी करीब जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। ये स्थान हार्मुज जल मरुमध्य के पूर्वी प्रवेश द्वार के ठीक बगल में है, जो दुनिया के कुल तेल व्यापार का करीब 30% हिस्सा संभालता है। हालांकि उस टैंकर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और उसके सभी क्रू मेंबर पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है। इसी बीच अमेरिकी नौसेना ने तुरंत अपने एक विध्वंसक युद्धपोत को उस क्षेत्र में भेजा है और क्षेत्र की निगरानी तेज कर दी गई है। अभी तक किसी भी देश या आतंकी संगठन ने इस धमाके की
जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन समुद्री विशेषज्ञों को आशंका है कि यह किसी पनडुब्बी या समुद्री बारूदी सुरंग के परीक्षण का हिस्सा हो सकता है। सभी व्यापारिक जहाजों को इस क्षेत्र से दूर रहने और पूरी सावधानी बरतने का निर्देश जारी कर दिया गया है। हेडलाइन: इजरायली ड्रोन हमलों में गजा पट्टी में 18 मासूम नागरिक शहीद हो गए हैं, जिनमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। गजा पट्टी से एक बेहद दर्दनाक खबर आ रही है। इजरायली सेना के ड्रोनों ने आज सुबह से लेकर शाम तक गजा के कई अलग अलग इलाकों में लगातार हमले किए। फलस्तीनी नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन हमलों में अब तक कम से कम 18 लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें 2 निर्दोष महिलाएं और 4 छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। हमले रिहायशी अपार्टमेंट, विस्थापितों के टिन के तंबुओं और यहाँ तक कि एक निजी कार को भी निशाना बना रहे थे। आज शाम करीब 6 बजे गंजा शहर के बीचों बीच एक कार पर 2 मिसाइलें गिराई गईं, जिसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कार के पास खड़ी कई दुकानें भी तबाह हो गईं। गज्जा के अस्पतालों में अभी भी घायलों की भीड़ लगी है और डॉक्टर दवाओं की कमी के कारण मरीजों का इलाज करने में जूझ रहे हैं। इजरायली सेना की तरफ से अब तक इन हमलों पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उसका कहना है कि वह हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। हेडलाइन: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में आत्मघाती धमाके में 14 लोगों की मौत हो गई और 26 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में आज एक बहुत बड़ी दहशत फैल गई। पुलिस के मुताबिक एक आत्मघाती हमलावर ने स्थानीय पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन जब गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे रोका तो उसने अपने आप को विस्फोटकों से उड़ा लिया। ये धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। इस हमले में 14 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी और वहां मौजूद आम नागरिक थे। वहीं 26 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि धमाके के ठीक उसी समय पुलिस स्टेशन के सामने चौक में सैकड़ों लोग हाल में हुए आतंकी हमलों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पुलिस ने इलाके को पूरी तरह सील कर दिया है और उस इमारत के आसपास सबूत जुटाने का काम जारी। हेडलाइन: रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 24 घंटों में भीषण हवाई हमलों में कुल 14 लोग मारे गए हैं और दोनों तरफ से युद्ध की तीव्रता बढ़ गई है। यूक्रेन और रूस के बीच करीब 4.5 साल से चल रही जंग में आज फिर एक बार खूनी मोड़ आ गया। बीते रविवार से लेकर आज शाम तक दोनों देशों की ओर से जबरदस्त हवाई हमले किए गए हैं। यूक्रेनी सेना ने रूस के बेलगोरद क्षेत्र पर भारी मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें एक 13 साल की बच्ची समेत कम से कम 9 रूसी नागरिक मारे गए। वहीं जवाब में रूसी वायुसेना ने यूक्रेन के दोनेत्स्क, झापोरिज्जिया और खेरसोन क्षेत्रों पर आकाशीय हमले बोले, जिनमें 5 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई। दोनों तरफ से हुए इन हमलों में कई रिहायशी इमारतें और बिजली के खंभे तबाह हो गए, जिससे सैकड़ों परिवार अंधेरे और पानी की किल्लत में जीने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से तुरंत युद्ध विराम की अपील की है, लेकिन अभी कोई रुकावट नजर नहीं आ रही है। मानवीय सहायता पहुंचाने वाली एजेंसियों का कहना है कि सर्दियों की तैयारी के बीच यह हमले और भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। हेडलाइन: रूस ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि वह यूक्रेन के साथ बातचीत पुनः शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और तुर्की या कतर में बैठक हो सकती है। जहां एक तरफ मोर्चे पर गोलियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ रूसी विदेश मंत्रालय ने आज एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। रूस के उप विदेश मंत्री गालुजिन ने एक अंग्रेजी समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि रूस यूक्रेन के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के किसी भी रचनात्मक प्रस्ताव पर पूरी गंभीरता से विचार करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वार्ता रुकने की जिम्मेदारी यूक्रेन की है, क्योंकि उसने कानूनी तौर पर अपने ही संसद में फैसला पारित कर दिया था कि जब तक रूसी सेना पूरी तरह नहीं हट जाती तब तक वार्ता नहीं होगी। गालुजिन ने यह भी संकेत दिया कि तुर्की, कतर और स्विट्जरलैंड के शहरों को नई वार्ता के लिए संभावित स्थलों के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि वह रूस की शर्तों को नकारता रहा है। हेडलाइन: चीन के सिचुआन प्रांत के गांजू काउंटी में सुबह 4.8 तीव्र
तीव्रता का भूकंप आया और भूकंप प्रशासन ने तुरंत स्तर 4 की आपात सेवा लागू कर दी है। चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत से भी भूकंप की खबर आई है। चीनी भूकंप विज्ञान केंद्र ने आधिकारिक तौर पर बताया कि आज सुबह 2:21 पर सिचुआन के गांवजू काउंटी में 4.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी गहराई सिर्फ 6 किलोमीटर थी। इतनी कम गहराई के कारण भूकंप के झटके काफी तेज महसूस किए गए और आसपास के शहरों में भी लोग उठकर बाहर निकल आए। चीनी भूकंप प्रशासन ने तुरंत स्तर 4 आपात प्रतिक्रिया योजना को लागू कर दिया है। राष्ट्रीय भूकंप नेटवर्क और सिचुआन प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंच चुकी है और वहां के नुकसान का जायजा ले रही है। फिलहाल किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ पुराने मकानों में दरारें आने की बात कही जा रही है। हेडलाइन: फीफा और यूएफए के बीच इन दिनों बड़ा विवाद चल रहा है और यूएफए ने फीफा अध्यक्ष इन्फैंटिनो से इस्तीफा देने की मांग करते हुए अविश्वास प्रस्ताव की चेतावनी दी है। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल जगत आज एक बड़े विवाद की चपेट में है। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने 1 अगस्त को अचानक अपनी एक बड़ी व्यावसायिक योजना को वापस लेने का फैसला किया, जिसमें वह एक नई कंपनी बनाकर विश्व कप जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं के टेलीविजन अधिकारों का एक हिस्सा बेचने वाला था। इस फैसले से यूरोपीय फुटबॉल संघ यूएफए भड़क उठा। यूएफए ने एक तीखे बयान में फीफा अध्यक्ष जियान्नी इन्फैंटिनो पर अपने वादे पूरे न करने और फुटबॉल के हितों के खिलाफ जाने का आरोप लगाया। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक यूएफए ने अध्यक्ष इन्फैंटिनो से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वे फीफा की अगली कार्यकारी समिति बैठक में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। इस घटनाक्रम से फीफा में गहरे नेतृत्व संकट के पैदा होने की आशंका पैदा हो गई है और दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसक इस परिणाम को लेकर चिंतित हैं।